हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पार्ट ए बुक, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का। आज हम चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण का चुनौतियां का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 इस चैप्टर का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप पार्ट 2 को देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि हमें आज क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आज का मुख्य हमें टॉपिक यही पढ़ना है कि राष्ट्र निर्माण का चुनौतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको देश का विभाजन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। या चलिए आज का इस सेशन का आपका पहला टॉपिक यही है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उनका राष्ट्र जब देश का निर्माण हो रहा था तो उन समय किन किन चुनौतियों को सामना हमारे देश का करना पड़ा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि जब हमारा देश का स्वतंत्र यानी कि आज़ाद हो गया ना, उसके बाद समक्ष यानी राष्ट्र निर्माण से संबंधित 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। यानी कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया ना, तो उनके बाद हमारे भारत के समक्ष 3 मुख्य चुनौतियाँ थे, जो एक एक करके देखते हैं। जिसमें चलिए आपका पहला चुनौतियाँ यही थी कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए। यानी विविधताओं से परिपूर्ण का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे देश में हर वो समुदाय के लोग रहता है, हर वो भाषा बोलने वाले के लोग रहता है, हर वो धर्म मानने वाले के लोग रहता है, जिसमें किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए। यानी कि ये लोग सभी एक विविधता जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग धर्म के मानते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, तो इनमें कैसे विविधताओं से परिपूर्ण देश है कि नहीं हमारा भारत, तो उसमें कैसे एकता स्थापित किया जाए। यानी कि सभी को एकजुट कैसे किया जाए, मिलाया जाए, राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम कैसे जगाया जाए। तो ये एक अपने आप में एक बहुत भारी चुनौतियाँ थी कि एकता स्थापित करना हमारे भारत देश के निर्माण के समय। ये तो एक आपको ये चुनौती था कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में एकता किस प्रकार स्थापित किया जाए। ये एक मुख्य चुनौतियाँ था जब हमारा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। तो फिर आपका दूसरा चुनौतियाँ यह था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली की स्थापना किस प्रकार किया जाए। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें आपको लोग अपने सरकार को चुनता है, रोज सरकार जनता के लिए काम करता है, उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली कहा जाता है। तो वही कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना देश में किस प्रकार लगाया जाए, ये भी एक मुख्य समस्या था। फिर आपका तीसरा समस्या यह था कि एक ऐसा विकास हो जो एक वर्ग का नहीं बल्कि समुच्चय समाज का विकास हो, कैसा किया जाए। यानी कि एक ऐसा विकास होना चाहिए जो एक वर्ग यानी कि कोई एक जाति या एक समुदाय की या एक धर्म के मानने वाले के लोगों का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि समुच्चय समाज जो हमारे भारत देश में जो भी नागरिक रहता है उनका सभी का विकास होना चाहिए। एक कैसे किया जाएगा, ये भी एक मुख्य समस्या था। तो अब आपको समझ में आ गया कि राष्ट्र निर्माण के समय हमारे देश के पास 3 मुख्य चुनौतियाँ था, जिसको आपको एक में विविधताओं से यानी कि हमारे देश में अलग अलग विविधताओं धर्म जाति के लोग में किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए। दूसरा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली कैसे स्थापना किया जाए, कि उस समय में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी उनके नहीं होता था, तो उनको कैसे ये व्यवस्था के बारे में बतलाया जाए और उसको जानकारी दिया जाए, ये भी उस समय में एक मुख्य चुनौतियाँ था। फिर एक ऐसा ये चुनौतियाँ था कि एक ऐसा विकास हो जो एक वर्ग का नहीं यानी कि एक जाति या कोई धर्म का नहीं बल्कि पूरे समुच्चय समाज जो हमारे देश में रहते उन सभी का एक ऐसा विकास हो। ये 3 मुख्य चुनौतियां हमारे भारत के देश का सामने जब राज्य निर्माण हो रहा था तब आपको समझ में आ गया कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन था हमारे देश के निर्माण करने के समय। चलिए अब आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक की विविधताओं में एक था, यानी कि विविधताओं हमारे देश में विविधता अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं ना, तो क्या विविधता में एकता कैसे किया जाए। यानी कि जो अलग अलग धर्म जाति के लोग समुदाय के लोग अलग अलग भाषा बोलते अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं ना, उनमें कैसे एकता किया जाए। यानी कि
एकजुट कैसे किया जाए। तो वही कि पंडित नेहरू ने बोला, यानी जो हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित नेहरू ने है। तो पंडित नेहरू ने बोला कि मेरे प्यारे देशवासियों से आग्रह है कि जातिवाद एवं सांप्रदायिकतावाद एवं क्षेत्रवाद जैसी तुच्छ बातों को छोड़कर आप सब आपस में मिलकर आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोलता है कि हमारे प्यारे देशवासी, सभी देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि जातिवाद, जो लोग जाति के नाम पर अलग अलग बंट गए और जो सांप्रदायिक दंगा, जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता दंगा कर रहे उनसे, और जो क्षेत्रवाद यानी कि जो क्षेत्र के नाम पर भी अलग अलग बंट गए, जैसे कि तुच्छ बातों यानी कि कुछ बातों को छोड़कर सभी गोटा आपस में मिलजुल कर, यानी कि सभी व्यक्ति, सभी भारत के नागरिक एक एक समान मिलकर आधुनिक भारत का निर्माण में अपना योगदान दे। आधुनिक भारत का मतलब होता है कि वर्तमान भारत का निर्माण किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। चलिए अब का फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या होता है। यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है, द्वि का मतलब समझो दो, राष्ट्र का मतलब दो राष्ट्र का सिद्धांत। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। आपको ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग ही द्वि राष्ट्र सिद्धांत की मांग प्रस्तुत किए थे। ये जो मुस्लिम लीग है ना, इन्हीं ने द्वि राष्ट्र सिद्धांत यानी कि दो देशों का सिद्धांत का मांग को प्रस्तुत किए था। इनका समर्थक अली जिन्ना कर रहा था। यह जो द्वि राष्ट्र सिद्धांत है ना, इसका समर्थन कौन, अली जिन्ना कर रहा था, जो पाकिस्तान का रहने वाले व्यक्ति थे। इनका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी कि एक अलग देश बनना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान बनना जहां पर मुसलमान समुदाय को, यानी कि अली जिन्ना का मानना यह था कि हमारे मुसलमान समुदाय के लिए न एक अलग राष्ट्र यानी कि एक अलग देश बनना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान बनना चाहिए जहां पर सिर्फ मुसलमान समुदाय ही रहे। और इस मांग को मुस्लिम लीग को सफलता भी मिले, और जो इस मांग में है ना, मुस्लिम लीग को ना सफलता भी मिले, और ये सफलता मिली यानी कि इस मांग में ना वो लोग सफल भी हो पाए एवं पाकिस्तान का निर्माण भी हो गया। और उस समय हमारे देश में धार्मिक आधार पर दो, एक पूर्वी पाकिस्तान बंटवारा हुआ और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश में है ना, सिर्फ धर्म के नाम पर हमारे देश को विभाजित किया गया था। किसके कारण, ये मुस्लिम लीग के द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत के कारण ही हमारा देश का विभाजन हो गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत क्या होता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि बंटवारे यानी बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। बंटवारे का विरासत का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमारे पूर्वज का होता है उसका बंटवारा किया जाता है ना, उसी को बंटवारे का विरासत कहा जाता है। और शरणार्थी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण एक देश से वो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, उससे शरणार्थी कहा जाता है। और पुनर्वास यानी कि जब वो एक देश से दूसरे देश में जब जाता है ना, तो उसी प्रक्रिया को पुनर्वास कहा जाता है, जिसके लिए वहाँ की सरकार या गवर्नमेंट ने उसको बसने के लिए कुछ घर भवन भी दिया जाता है। तो वही के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया, कि हमारा देश का किस प्रकार से विभाजन हुआ था। तो जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि जिस भूभाग यानी कि जिस भूमि को ना इंडिया यानी कि भारत के नाम से जाना जाता था, उससे भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच बांट दिया गया। सिर्फ धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान हमारे देश को बांट दिया गया था। दो देशों के बीच इंडिया को बांट दिया था, जिसे हिंदुस्तान बोलते हैं हम लोग। उसको किससे, दो देश भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया था। और ये विभाजन बहुत ही दर्दनाक था। और ये विभाजन जब हुआ ना, तो इतना दर्दनाक था तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। औरतों को अगवा कर दिया गया, सांप्रदायिक दंगा हुई जिसमें बहुत सारे लोग जान मान के हानि हुई, आदमियों को भी बहुत हानि हुई, बहुत सारे बहू बेटिया को इज्जत को भी लूटा गया था। इतना दर्दनाक विभाजन हुआ था, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना विभाजन दर्दनाक हुआ था। चलिए हम इसके बारे में आगे बतलाएंगे और इस पर
और इस पर फैसला करना भी बहुत कठिन था। और जो विभाजन हुआ ना, इस पर फैसला भी करना बहुत कठिन था। फिर तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया गया, यानी कि हमारा भारत और पाकिस्तान के देश कैसे बंटवारा किया जाए, ये भी बहुत कठिन था। तो धार्मिक यानी कि बंटवारे करने के लिए एक साथी निकाला गया, एक कारण निकाला गया। जो कारण क्या था? धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि धार्मिक आधार पर, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमारे देश को बंटवारा यानी कि विभाजन की आधार बनाया गया, यानी कि धार्मिक आधार के धार्मिक विभाजन को आधार बनाया गया हमारा देश को बंटवारे के लिए, यानी कि धार्मिक के आधार पर ना देश का विभाजन का प्रक्रिया चालू है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश को ना अगर जो बांटा गया तो किसके? धार्मिक आधार पर, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही हमारा देश को दो भागों हुआ। नहीं तो आज हमारा प्यारा सा भारत देश बहुत ही बड़ा और विकासशील देश होता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कितना हमारा देश बड़ा होता है। इसमें आपको दोनों देशों भारत और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था और अभी तक इसका नुकसान हम लोग भर ही रहे हैं। तो ये देश इतना विभाजन खतरनाक, यानी कि बहुत ही विभाजन खतरनाक था। तो ध्यान में यह रखा गया कि एक ऐसा इलाका हो जहां पर ज़्यादा संख्या में मुसलमान रहते, यानी कि जब धार्मिक आधार को न भारत का विभाजन का आधार बनाया गया तो ध्यान में यही रखा गया कि दो ऐसा इलाका, यानी कि दो ऐसा क्षेत्र है न जहां पर ज़्यादा संख्या में न मुसलमान लोग रहते हैं। जो एक इलाका था पश्चिमी, यानी कि पंजाब राज और में था, और दूसरा इलाका यानी कि पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम लोग पश्चिमी बंगाल बोलते, उसमें था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को आपस में जोड़कर एक जगह कर दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके मिलेगा, यानी कि जब हमारा भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान देश को दो इलाके मिला था। एक मिला था पश्चिमी जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते, कहाँ? पंजाब में, तो उसको क्या पाकिस्तान बनाएगा। पंजाब के आधा भाग को काट कर पाकिस्तान बनाएगा। और पूर्वी बंगाल, यानी कि जिसको आज हम लोग पश्चिमी बंगाल बोलते, तो उस समय उसको पूर्वी बंगाल बोला जाता है। तो पूर्वी बंगाल को काट करके आप पूर्वी, यानी कि पूर्वी बांग्लादेश, यानी कि जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश बोलते, उसको निर्माण किया गया था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों को आपस में जोड़ कर दिया जाए। तो यही देखते हुए फैसला यही हुआ कि इन दोनों इलाकों में, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इन बीच के सभी इलाकों का जो भूभाग है ना, वो भारत को मिलेगा। इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि जो धार्मिक संख्या भारत का विभाजन का आधार बनाया गया था ना, तो पश्चिमी यानी कि पंजाब के क्षेत्र को ना आधा काट करके पाकिस्तान बनाया गया था। और बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल को काटकर बांग्लादेश, उस समय उसको पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता। तो और जो पूर्वी पाकिस्तान और जो भारत के बीच जो भूभाग बच गया है ना, वो भारत का हो गया था। इस प्रकार हमारे देश का विभाजन हो गया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि विभाजन के साथ साथ न भूमि के साथ साथ जब हमारा देश का विभाजन हुआ था ना, तो उसके समय भूमि के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पूंजी यानी कि पैसा, धन संपत्ति और पुलिस यानी कि पुलिस अधिकारी के वाद्य यंत्रों का बंटवारा हुआ था। यानी कि पुलिस के जो भी वाद्य यंत्र यानी कि बंदूक होता है ना, उन सभी को बंटवारा हुआ था। और सरकारी रेलवे कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ था। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भाग में बंटवारा किया जाता, उसी प्रकार हमारा देश भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था, जिसमें आपको टेबल भी बांटा गया था, कुर्सी भी बांटा गया था, टाइपराइटर, पूंजी यानी कि पैसा भी और भारत को दिया गया और पाकिस्तान को। जो पुलिस व्यवस्था था यानी कि पुलिस को भी बांटा गया था, और उनके वाद्य यंत्र जो भी था ना, उसका भी बंटवारा हुआ था। और जो सरकारी रेलवे की कर्मचारी था, उनका भी बंटवारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान का इस प्रकार बंटवारा हुआ था। अब तो समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस प्रकार हुआ था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी कि एक स्थान से अगर
कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो वो स्थान के लिए वो शरणार्थी बन जाता है। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए तो जो वहाँ के लिए वो शरणार्थी बन गए, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए तो वो लोग यहाँ के लिए शरणार्थी बन गए। जो आए ना वो अपना लिए जो घर उर का निर्माण रहने के लिए किया ना, तो उसी प्रक्रिया को क्या पुनर्वास कहा जाता है, यानी कि शरणार्थियों का पुनर्वास कहा जाता है। जब देश दो भागों में विभाजित हो गया तो पाकिस्तान में हिंदू की हत्या हुई, जिससे बहुत भारी संख्या में लोग भारत में शरण लिए। यानी कि जब देश है ना जो दो भागों में विभाजित हो गया था ना, तो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते थे ना वो वहाँ पर हिंदुओं को बहुत सारे हत्या हुई, जिससे ना बहुत भारी संख्या में लोग कहाँ भारत में शरण लिए। हत्या किया गया था कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक थे और वहाँ के मुसलमानों लोग ने का मानना था कि अब आपका देश कहाँ, इंडिया यानी कि भारत में जाओ, और इसलिए वहाँ पर हिंदुओं को बहुत सारे हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग भारत में शरण लिए थे, यानी कि भारत के लिए वो शरणार्थी हो गए थे। फिर आपका नेक्स्ट है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल एवं असम की में शरण ली। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जिसको आप बांग्लादेश बोलते हैं ना, तो वहाँ के हिंदू, वहाँ पर तो मुस्लिम आबादी था, तो वहाँ के हिंदुओं ने सोचा अब वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिसके लिए वहाँ के हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करके कहाँ पश्चिम बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल और असम में शरण ले लिए थे। फिर है कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जिसे पंजाब को काट कर पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था, तो वहाँ के पंजाबी एवं सिंधु हिंदुओं ने पलायन करके निकट के क्षेत्र यानी कि लग आसपास के क्षेत्र में पूर्वी पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मुंबई एवं दिल्ली में शरण लिया। और जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आए उसे ही शरणार्थी कहा गया। यानी कि एक व्यक्ति अगर जो दूसरे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसी को शरणार्थी कहा जाता है। यही पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं को हत्या हुई, जिसके कारण वहाँ के जो सिंधु हिंदू है यानी कि जो सिंधु क्षेत्र के हिंदू पंजाबी एवं हिंदू है ना, वो पलायन करके कहाँ पूर्वी पाकिस्तान में आ गए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मुंबई और दिल्ली में उन्होंने शरण लिया। और जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आए उसे ही शरणार्थी कहा गया था। इस प्रकार शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ था। फिर है कि भारत के अलग अलग स्थानों से मुसलमान की विशाल जनसंख्या पलायन करके पाकिस्तान के चला गए। यानी कि जो लोग भारत में था, भारत का मुसलमान, जो लोग भारत में मुसलमान थे ना, वो लोग फिर पलायन करके उन्होंने अपना देश पाकिस्तान में ही चला गया था। फिर भी भारत में 12% मुसलमानों की संख्या भारत में ही किसी प्रकार अपना जीवन जिया। यानी कि जब बंटवारा होने के बाद भी है ना, कुछ 12% यानी कि 100 में से 12 मुसलमान ना भारत में ही रह गए और वो अपना जीवन किसी भी प्रकार भारत में ही जिया, और अभी तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है जीवन जीने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत के निर्विवाद यानी कि विरोधी नेता थे। यानी जो एक खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, वो पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के कोण के सीमा प्रांत यानी कि कश्मीर के साइड के ना एक सीमा प्रांत है। निर्विवाद नेता यानी कि वो निर्विवाद यानी कि मुस्लिम लिंग के ना निर्विवाद नेता थे, और ये इतना प्रसिद्ध था कि इन्हें सीमांता गांधी के रूप में जाना जाता है। यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को ना सीमांता गांधी के नाम के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत एकदम खिलाफ थे, और इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का ना बहुत खिलाफ किए थे, इसीलिए से क्या इतना प्रसिद्ध थे। इसे सीमांता गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीमांता गांधी के नाम से किससे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। आपको इसे याद रख लेना। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि शरणार्थियों का पुनर्वास के लिए अनेक काम किए गए, जैसे में बहुत सस्ती दर पर भूमि, रहने के लिए मकान बनाया गया, सरकारी कार्यालयों में नौकरियां, कोई धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए दिया गया। यानी कि जो पाकिस्तान के जो हिंदुओं थे ना, वो लोग अपना भारत में आए थे तो उनके लिए क्या बहुत सस्ती दर पर भूमि यानी कि रहने के लिए उनको जमीन दिया गया, और फिर रहने के लिए मकान भी उनको बनाया गया था। और सरकारी कार्यालय यानी कि सरकारी कार्यालय में नौकरियों के भी सुविधा दिया गया था, और कोई धंधा यानी
कि कोई व्यापार करने हेतु तो उसको वित्तीय सहायता यानी कि सरकार की तरफ से कुछ पैसा भी दिया गया था, क्योंकि शरणार्थी लोगों को पास कुछ नहीं बचा था। सभी अपने अपना देश में ही छोड़कर अचानक उन्होंने पलायन करके आया था, इसलिए उसको कोई धंधा चलाने हेतु तो सरकार के द्वारा क्या कुछ पैसा भी दिया गया था। और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि बच्चों लोग हैं ना जो पढ़ना चाहते थे उसको फ्री में शिक्षा दिया गया। आदि शरणार्थियों का पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा काम किया गया था। इन सब शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए काम किया गया था सरकार के द्वारा। फिर आपका तीसरा में विभाजन का परिणाम यानी कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ ना तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो चलिए इसका परिणाम देखते हैं। हमारा ब्रिटिश भारत दो भाग यानी कि दो भाग भारत और पाकिस्तान में बंट गया। जो हमारा ब्रिटिश भारत पहले एक ही था ना, तो विभाजन हुआ तो क्या एक भारत में बंट गया और एक पाकिस्तान में बंट गया। धर्म के नाम पर दंगे हुआ जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाई एवं एक घर से बेघर हो गए। लाखों लोग अपने देश में ही शरणार्थी बन गए। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत सारे दंगा हुआ था जिसमें लाखों लोग अपना जान गंवाए हो गए। समझिए कितना दर्दनाक इसका परिणाम हुआ है, विभाजन का परिणाम। और एक घर से बेघर हो गए यानी कि किसी का माता मर गया तो किसी का पिता मर गया तो किसी का बच्चा भी मर गया। लाखों लोग अपने देश में ही शरणार्थी बन गए यानी कि एक रात में ही अपना देश में शरणार्थी हो गया जब देश का विभाजन हुआ तो जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख की आबादी थे उन इलाकों में मुसलमान जाना छोड़ दिया। जिन इलाकों में न ज़्यादातर हिंदू की आबादी था और सिख के न, तो उन इलाकों में मुसलमान डर से जाना छोड़ दिया था, क्योंकि धर्म के नाम पर हिंसा होता था। जहीं पर मुसलमान को दिखा जाता था वहीं पर उसको मार दिया जाता था या काट दिया जाता था। इस प्रकार से धर्म के नाम पर दंगा हुआ था। ये क्या विभाजन का परिणाम हुआ था, कितना खतरनाक था आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो सोचता हूँ तो मुझे तो रुआ जाता कि कैसा परिणाम हुआ था मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू एवं सिख जाना छोड़ दिया यानी कि जिस इलाके जो हिंदू का था वहाँ पर मुसलमान जाना छोड़ दिया था ना, उसी प्रकार जहाँ पर मुस्लिम की आबादी जहाँ था वहाँ पर हिंदू जाना छोड़ दिया था। इस प्रकार विभाजन का परिणाम हुआ था। बहुत सारे दर्दनाक विभाजन का परिणाम हुआ था। कल तक जो लोग अपना वतन का हुआ करता था वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव यानी कि उन पर अत्याचार करते थे। यानी कि कल तक जो लोग अपना वतन के यानी कि अपना देश को हुआ करता था अब वहीं की उसकी पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन ने अब उन लोगों के साथ जो शरणार्थी हो गए थे उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया यानी कि उन पर अत्याचार करने लगा था। फिर है कि सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया और उनसे जबरन यानी कि जबरदस्ती शादी करना पड़ा। जो किडनैपर होता है ना, जो सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में हजारों की लाखों की संख्या में ना औरत को किडनैप कर लिया था और उनसे जबरन यानी कि जबरन शादी करना पड़ा और उन लेडीज़ों को ना और किडनैपर से ना जबरदस्ती शादी करना पड़ा था। और अगवा करने वाले को धर्म को भी अपनाया था। जो औरत लोगों है ना उसको साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ था, माने बहुत बुरा सा घटना हुआ था। जो शादी कर लिया और उनका बलजोरी उनसे किडनैपर किया गया था और उनको साथ उनका धर्म भी अपनाना पड़ा था। यानी कि जो किडनैपर करने वाला था ना उनका धर्म किसको लेडीज को अपनाया गया था, औरत को अपनाना पड़ा था मजबूरन में। फिर है अपनी परिवार यानी कि परिवार के लोगों अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी जबरन अपनी बहू बेटियों को खुद ही मार डाला था। यानी कि जो लोग परिवार के होते हैं ना वो जिससे जैसे में हो गया उनका परिवार का मेन सदस्य, तो कुल की इज्जत यानी कि जो इज्जत जो हमारा पहले से इज्जत अच्छा है ना तो उसी को कुल की इज्जत बोला जाता है। तो कुल की इज्जत को बचाने के लिए ना जबरन यानी कि जबरदस्ती अपनी बहू और बेटिया को खुद ही मार डाला था घर का गार्जियन ने। किसके कारण? कुल की इज्जत यानी कि इज्जत बचाने के लिए। किसके लिए मार दिया था? वहाँ पर औरतों को किडनैप हो रहा था। इतना बड़ा घटना हुआ था, हमारा देश का विभाजन हुआ था। अब सोच भी सकते हैं कि कितना घटना हुआ था। लाखों की संख्या में बच्चों अपनी माँ बाप से बिछड़ गए यानी कि लाखों की संख्या में अपने बच्चे अपनी माँ बाप से बिछड़ गए यानी कि चूक बिछड़ गए थे। और इस विभाजन का ऐसा परिणाम मासूम लोगों को झेलना पड़ा था। इन मासूम लोगों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इन सभी
विभाजन का जो भी परिणाम हुआ, जो हम आपको अभी बतलाए, तो उन सब किसको, मासूम लोगों को झेलना पड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा परिणाम हुआ था। फिर आपका गांधी जी की शहादत, यानी कि गांधी जी का मृत्यु कैसे कैसे हुआ। तो महात्मा गांधी की स्वतंत्रता के किसी भी जश्न में यानी कि खुशियां में भाग नहीं ली। यानी कि महात्मा गांधी है ना, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिला तो उस स्वतंत्रता के ना किसी भी जश्न में यानी कि जश्न में यानी कि खुशियां में ना भाग नहीं लिया, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा उन्हें गहरी ठोस पहुंचाए थे। यानी कि जो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम जो दंगा कर रहे थे ना, तो उनसे ना उन्हें गहरी ठोस पहुंचे थे मन में। उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को नाकाम होते प्रतीत महसूस कर रहे थे। अहिंसा का मतलब क्या होता है, जो लोग धर्म हिंसा के मार्ग पर चले, यानी कि सभी बात को बात के जरिए सुलझाए, जो एक दूसरे को धर्म को पूछकर मारे नहीं, यानी कि वो सभी आपस में मिल कर रहे, तो ये अहिंसा का मार्ग, यानी कि मार काट को छोड़ देना अहिंसा का मार्ग होता है। तो वही महात्मा गांधी ने प्रतीत कर रहे थे। अहिंसा एवं सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह के सिद्धांत जो दिए थे ना, उनका नाकाम होते महसूस कर रहे थे। और वह कोलकाता के जो नोखारी के लोगों से उन्होंने अपील किया, यानी कि कोलकाता के ना जो पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है कोलकाता, वहाँ के ना नोखारी के लोगों से उन्होंने अपील किया कि वो शांति को बनाए रखे तथा हिंसा का मार्ग त्याग दे। यानी कि अहिंसा, यहाँ पर हिंसा होता है, वो अहिंसा का मार्ग त्याग दे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अहिंसा होता है। यानी कि उन्होंने गांधी जी उनसे अपील करता है कि उन्होंने वो लोग अहिंसा पर जो चल रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम को धर्म पूछकर मार रहे हैं ना, उनको ना वो त्याग दे और उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार आया। जब गांधी जी ना कोलकाता में ये भाषण यानी कि लोगों को समझाया था ना, तो हिंदू मुस्लिम के ना कुछ स्थिति में सुधार हुई थी, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रह पाया और दंगा फिर से उठ गया। यानी कि जब गांधी जी अपील किए तो कुछ देर तक उन सब पर हिंदू मुस्लिम पर असर पड़ा था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। लेकिन यानी कि फिर से कलकत्ता में ना दंगा पुनः भड़क उठा था। फिर आपका दूसरा टॉपिक है कि उसके बाद यानी कि कलकत्ता के बाद ना गांधी जी दिल्ली पहुंचा और वहाँ भी हिंसा को नियंत्रण करने का प्रयास किया। जो दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम में बहुत हिंसा हो रहा था, मार काट हो रहा था, वहाँ पर पहुँचा तो गांधी जी ने वहाँ पर भी नियंत्रण हिंसा को ना कम करने का प्रयास किया और उन्होंने उपवास भी रखा। और जब कम नहीं हो रहा था तो उनके लिए ना उन्होंने उपवास का मतलब होता है कि खाना पीना त्याग कर एक अच्छे शांत जगह पर बैठ जाना, यानी कि वो खाना पीना त्याग कर एक अवस्था में बैठ जाता है, उसे उपवास कहा जाता है। हिंसा में कुछ कमी आई जब महात्मा गांधी ने हिंसा यानी कि उपवास पर बैठा तो दिल्ली में भी उनका कुछ असर पड़ा था और हिंसा में बहुत से कमी आए थे। अहिंसा होता है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर टाइप अहिंसा में न कुछ कमी आया और हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के समुदाय के आतंकवादी उनसे प्रसन्न नहीं थे। यानी कि जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे ना, उनके समुदाय के ने गांधीवादी यानी कि आतंकवादी महात्मा गांधी से नहीं पसंद थे, क्योंकि महात्मा गांधी जहाँ पर जाता था तो वहाँ पर ना दंगा शांत हो जाता था। तो हिंदू और मुसल जो लोग चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने और जो लोग यानी कि मुसलमान राष्ट्र बने ना, तो उन लोगों ने गांधी जी से ना प्रसन्न नहीं थे, यानी कि गांधी जी से ना खुश नहीं थे, जिसके कारण 30 जनवरी 1948 के दिन एक हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया। यानी कि वो लोग प्रसन्न नहीं थे, हिंदू और समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग गांधी जी से किसके लिए कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था और जो मुसलमान लोग ना मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 के दिन एक हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया। और उसी वक्त जब उन्हें 3 गोली मारा था नाथूराम गोडसे ने, तो उसी वक्त एक शब्द बोला हे राम, यानी कि गांधी जी को गोली मारा तो गांधी जी ने सिर्फ एक शब्द बोला था हे राम और उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के परिणाम स्वरूप न सांप्रदायिक हिंसा अचानक कम हो गई। जब गांधी जी मर गए ना तो एकदम सन्नाटा पड़ गया और सांप्रदायिक हिंसा न अचानक कम हो गया। और गांधी जी मरने के वक्त कौन सा शब्द बोला था हे राम। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी जी के अंतिम सांस
इतिहास में उन्होंने कौन सा शब्द बोला था, तो हे राम, आपको इसे याद रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु यानी कि शहादत कैसे हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि रियासतों का विलय या एकीकरण। रियासतों को आपको एनसीईआरटी में आपको क्या रजवाड़ों दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रियासतों और रजवाड़ों में क्या अंतर होता है। दोनों को एक ही कहा जाता है। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था ना, तो 565 रियासत था, तो उनका विलय या एकीकरण किस प्रकार हुआ, चलिए हम इसको जानते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बांटा था, यानी कि भारत को जब ब्रिटिश भारत में ना स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बांटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत तथा एक देशी रियासत भारत। जो देशी रियासत भारत था, यानी कि हमारा देश स्वतंत्रता से पहले ना भी 2 भागों में बांटा हुआ था। एक ब्रिटिश भारत जहां पर जब ब्रिटिश के शासन चलता था, और एक देशी रियासत जहां पर राजा का शासन चलता था, वहां पर अंग्रेज अधिकारी को शासन नहीं कहा चलता था, तो उसे क्या देशी रियासत कहा जाता था, जिनकी प्रशासनिक राजा के हाथों में था। और इन सभी रियासतों की कुल संख्या 565 था, जिसमें बहुत बड़ी रियासतें थी, जैसे में हो गया हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, ये सब बड़ी बड़ी रियासतों था। रियासतों कितना हमारे भारत में 565 की संख्या में था। यहाँ पर ना ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, यहाँ पर ये लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, अपना देशी रियासत। तो वही हमारे भारत में जब स्वतंत्रता हुए तो कितना रियासत था, 565। तो उसका एकीकरण यानी कि भारत में उसे कैसा मिलाया गया, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए जैसे में बड़ी रियासतें में थे, जो बहुत बड़ी बड़ी रियासत था, जैसे में हैदराबाद हो गया, मैसूर, कश्मीर आदि क्या बड़ी बड़ी रियासत है। और मध्य स्तर यानी कि बड़ा से थोड़ा छोटा स्तर की रियासतें थी, जैसे ग्वालियर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा आदि, इन सब छोटा छोटा रियासत था। फिर निम्न स्तर यानी कि जो निम्न यानी कि सबसे छोटा स्तर का रियासत है, जैसे में रामपुर हो गया, टेटी हो गया, टेढ़ी हो गया, रामपुर हो गया, टेढ़ी हो गया, बंका हो गया, पहाड़ी आदि, ये सब निम्न स्तर यानी कि सबसे छोटा स्तर का रियासतें थे। फिर चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि बड़ी एवं मध्य रियासतों, जो 12 एवं मध्य यानी कि 12 और बीच का रियासतें थे ना, वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी रहता था जी, यानी कि बड़ी रियासत और बड़ी से थोड़ा छोटी रियासत पर ना एक अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जिसे राजनीतिक अभिकर्ता या स्थानीय युक्त कहा जाता था। यानी कि उसे क्या राजनीतिक एकता यानी कि राजनीतिक अभिकर्ता, जो अभिकर्ता या स्थानीय युक्त कहते थे, जो राजा की या महाराजा या नवाब की गतिविधियां के पर दृष्टि रखता था। जो बड़ी रियासत और मध्य रियासत का नाम होता था ना, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी यानी कि ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी रहता था, जिसे क्या राजनीतिक अभिकर्ता कहा जाता था, और या स्थानीय युक्त कहते थे, जो क्या जो राजा यानी कि जो देशी रियासत का राजा या नवाब या उनके राजा या नवाब के ना गतिविधियां पर उन्होंने दृष्टि रखता था, यानी कि जो उन्होंने देखता था। और रियासतों के राजा ब्रिटिश सरकार से वफादारी की संधि की थे। जो देशी रियासत है ना, तो वहाँ के रियासतों यानी कि रजवाड़ों ने राजा यानी कि वहाँ के रियासतों के राजा ने ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटेन सरकार, जो हमारा भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो उसी ब्रिटिश सरकार से ना वफादारी की संधि भी किए थे, जिसके तहत उनके संरक्षण का दायित्व ब्रिटिश राज पर था। यानी कि देशी रियासत था ना, जिसका संरक्षण किसने करता था, ब्रिटिश सरकार करता था, और उन्होंने एक वफादारी संधि किया था, जिसके तहत ही देशी रियासत का संरक्षण कौन करता था, जैसे में ये ब्रिटिश राज पर था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारत संघ में इस प्रकार विलय या मिलन हुआ, यानी कि जब स्वतंत्रता से पहले तो ब्रिटिश उनका पर शासन करता था, यानी कि उनको वो सुरक्षा देता था, कौन, ब्रिटिश सरकार। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारत में किस प्रकार विलय हो गए, चलिए हम जानते हैं। जिसमें 266 रियासतों की, जिनकी संख्या 19 करोड़ से अधिक थी, यानी कि 266 रियासत ऐसे थी ना, जिनकी संख्या ना 1900 करोड़ से भी अधिक थे, भारत के उन प्रांतों में मिला दिए गए, जिसे ए वर्ग कहा गया। यानी कि 266 रियासतों के यानी रजवाड़ों को मिला दिया, जिससे क्या ए वर्ग का दर्जा दिया गया, ए वर्ग का राज्य कहा गया। और 265 रियासत, जिनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी,
उन्हें मिलाकर एक नए राज्य बनाए गए जिन्हें बी वर्ग के राज्य कहा गया। और बहुत बड़ी रियासत जैसे हो गया मैसूर, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को इसी वर्ग में रखा गया था। यानी कि बी वर्ग के राज्य में ना हैदराबाद और मैसूर और जम्मू कश्मीर को किस में, बी वर्ग में रखा गया था। फिर आपका तीसरा में है 61 रियासत, यानी कि 61 रियासत जिनकी संख्या लगभग 70 लाख थी, उन्हें सी वर्ग के राज्य को में रखा गया। यानी कि जो 61 रियासत बच गए थे ना, उनका संख्या कितना 70 लाख जनसंख्या था, उन्हें किसे सी वर्ग का राज्य में रखा गया। यानी कि राज्य होता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर राज्य होता है, यानी कि 30 यानी कि सी वर्ग के राज्य में रखा गया था। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को डी वर्ग को राज्य में रखा गया था। जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जिसको आज केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, इसे किसे डी वर्ग की इकाई का राज्य में रखा गया था। अब आपको समझ में आ गया कि रियासतों का विलय कैसे हुआ था। चलिए फिर हम देखते कि हैदराबाद एक बड़ी रियासत था एवं मणिपुर का विलय भारत में किस प्रकार हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद का विलय यानी कि एकीकरण भारत में किस प्रकार हुआ था। तो हैदराबाद एक बड़ी रियासत है, यहाँ पर जो हैदराबाद किस बी वर्ग के राज्य में रखा गया था, जिसकी कुछ रखा गया था। जो हैदराबाद रियासत है ना, जिसके कुछ क्षेत्र ना, कुछ हिस्से ना आज के, यानी कि कुछ क्षेत्र आज के जो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश तक फैले हुए थे, यहाँ के शासक का निजाम कहलाते थे। जो हैदराबाद का जो शासक होता था ना, उसे क्या निजाम कहलाता था, वो अपने आप को निजाम उसे कहता था। वहाँ के जनता लोग वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। वो हैदराबाद का जो निजाम शासक था ना, वो चाहता था कि हैदराबाद नहीं भारत में मिलेगा और नहीं पाकिस्तान में, ये पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राज्य का इसे दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता भी किया था। और वो स्वतंत्र होने के लिए न 1 वर्ष के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से एक समझौता भी किया था। और निजाम ने, यानी कि हैदराबाद का शासक, यानी उसको निजाम कहा जाता है, तो वही और निजाम ने महिलाओं और किसान एवं गैर मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया। यानी कि जो निजाम शासक था ना, वो वहाँ के महिला, जो हैदराबाद है ना, वहाँ की महिला एवं वहाँ के किसानों और गैर मुसलमान, यानी कि जो मुसलमान है, यानी कि हिंदुओं पर ना बहुत अत्याचार किया। और इसी दौरान हैदराबाद के लोग निजाम के यानी कि निजाम के शासक के ना विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, कि यानी कि उनके खिलाफ ना आंदोलन छेड़ दिया था। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिला, कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद के कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थे। यानी कि जो आंदोलन छेड़ा गया था ना, उसमें तेलंगाना का किसान भी शामिल थे। और हैदराबाद की महिला, जो निजाम थे ना, वो किस पर, महिला और किसान पर, और जो गैर मुस्लिम है ना, उन पर इन्होंने बहुत अत्याचार किया था, जिनके खिलाफ ना निजाम के खिलाफ इसी दौरान आंदोलन छेड़ दिया था। जिस आंदोलन में तेलंगाना का किसान भाग लिए थे, हैदराबाद का महिलाएं भी उसमें आंदोलन में भाग लिए थे, एवं कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद में जो कांग्रेस पार्टी रहता था, इसमें भी वो भी सम्मिलित थे। निजाम के आंदोलन को दबाने के लिए, यानी कि निजाम ने आंदोलन के दबाने के लिए अर्ध सैनिक बल को रवाना किया। यानी कि एक सैनिक बल बनाया, उसे उन्होंने यानी कि आधा अर्ध सैनिक बल को उन्होंने उस आंदोलन को ना दबाने के लिए उन्होंने रवाना किया, जिसे राजाकार, यानी कि जिसे राजाकार कहा जाता है। जो सैनिक को रवाना किया उसे क्या कहा जाता है, राजाकार। अर्ध सैनिक बल को उन्होंने राजाकार कहा करते थे। तो इसी वक्त सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ हैदराबाद भारत में विलय हो गए। तब आपको समझ में आ गया कि हैदराबाद भारत में कैसे मिला। जब उनके खिलाफ, यानी कि निजाम के खिलाफ ना आंदोलन छिड़ गया था, तो वहाँ पर अब भारत को भी जाने के लिए मौका हो गया था। यानी कि जो निजाम है ना, वो वहाँ के किसान अत्याचार पर ना बहुत किसान एवं वहाँ के महिला एवं वहाँ के जो गैर मुसलमान है उन पर बहुत अत्याचार करते थे, अत्याचार किए थे। और उन्हीं के देखते हुए भारत सरकार ने भी इसी वक्त 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची। यानी कि भारतीय सेना को ना भारत सरकार ने हैदराबाद
जाने के आदेश दिया, क्योंकि उस वहाँ के मुसलमानों पर यानी कि गैर मुसलमानों पर ना बहुत अत्याचार हुआ करते थे। उसी को बचाने के लिए और कुछ दिनों के लिए संघर्ष यानी कि दोनों सेना के बीच युद्ध भी चलता रहा और उसी के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी दौरान इसी के साथ भारत का विलय हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ। तो मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने आज़ादी से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले भारत संघ में अपनी रियासतों को विलय से संबंधित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी कि मणिपुर का विलय यानी कि मणिपुर का राजा महाराज यानी कि मणिपुर का राजा या बोलो या महाराजा बोधचंद्र सिंह ने आज़ादी से पूर्व ही ने भारत संघ में अपनी रियासत को ना विलय करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है और जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव भी कराया और वहाँ पर न जनमत यानी कि कुछ लोग यहाँ पर जनमत के आधार पर वहाँ पर 1948 में चुनाव भी कराया गया था और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। यानी कि मणिपुर में न संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ और मणिपुर भारत का पहला राज्य था जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गया, उन सभी यहाँ पर बूढ़ा हो या बच्चा हो या किसी भी जाति या धर्म को हो, वो अपनी सरकार को चुनने के लिए वो वोट दे सकता है। तो भारत का कौन सा पहला राज्य जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था पहले, तो वही मणिपुर में अपनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, एक कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया गया एक मणिपुर। तो आपको मणिपुर टिक लगा देना। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ दिया गया है। तो 1875 से 1950 के आज़ादी के आंदोलन के नेता एवं कांग्रेस के भी नेता थे। यानी कि 1875 से ना 1950 तक जो भी आंदोलन हुआ करते थे ना, तो उनका भी ये नेता रहे थे और कांग्रेस के भी नेता थे और महात्मा गांधी के अनुयायी का मतलब होता है कि शिष्य समझ लो। शिष्य का मतलब ही होता है अनुयायी। जो महात्मा गांधी के ना उन सभी विचारधारा के मानते थे जो महात्मा गांधी दिया था। जैसे कि महात्मा गांधी के बतलाए हुए रास्ता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल चलते थे, उसी को कहा जाता है कि महात्मा गांधी के एक अनुयायी भी थे और स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत का उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और देशी रियासतों का भारत संघ में मिलाने में इनका बहुत भूमिका निभाया था। यानी कि जो देशी रजवार होता है जैसे हैदराबाद, मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सबको न भारत संघ यानी कि भारत में मिलाने के लिए न एक बहुत ही भूमिका निभाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से ही आज हैदराबाद भारत के हिस्सा और मणिपुर और जम्मू कश्मीर, तो इन्होंने देशी रियासत यानी कि देशी रजवारों को न मिलाने में बहुत भूमिका निभाने थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते। फिर इसका हम पार्ट 3 में आपको अब 3 टॉपिक बच गए। एक है राज्य पुनर्गठन, दूसरा है भाषा नीति और तीसरा है कश्मीर की समस्या। हम इसको पार्ट 3 में कवर करने की प्रयास करेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बतला देना चाहता हूँ कि आपको 1 के 8 क्लासेस पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको दिसंबर तक आपको सब्जेक्ट को ख़त्म किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको टेस्ट मिलेगा, जिसका चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम पर टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, PDF नोट्स भी मिलेगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर आपको जब 1 महीना एग्जाम को बच जाएगा तो आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सभी को कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक आया होगा पार्ट 1, तो आप पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले वीडियो में।